हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस बहुत सारे लेक्चर से हम लोग वेक्टर कैलकुलस के ऊपर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हर लेक्चर में यही बोल रहा हूँ प्रीवियस 5 to 6 लेक्चर से। एक्चुअल में मेरा टारगेट यही है कि मैं आपको इतनी सारी प्रॉब्लम करवा दूँ वेक्टर कैलकुलस के ऊपर ताकि जो आप लोगों का बेस है ना ईएमएफटी का वो बहुत अच्छा बन जाए। तो यहाँ पर आप देखिए आज के लेक्चर की जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो है आपकी वेक्टर ए इज इक्वल टू वॉल्यूम डिफाइंड बाय, ये भी आपको मेंशन है। और यहां से आपको प्रूफ क्या करना है, वेरीफाई करना है डेल क्रॉस ए डीवी इज इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ए क्रॉस डीएस। तो यहां पर मैंने प्रॉब्लम पूरी स्टेटमेंट मेंशन नहीं करी है, मैं आपको फिर भी प्रॉब्लम एक बार समझा देता हूं। आप समझिए, आपको एक वेक्टर ए गिवन है, उसके अलावा आपको एक वॉल्यूम गिवन है जो कि इस तरीके से डिफाइन की गई है 0 to x to 2 -1 to y to 1 -5 to z to 5। एंड आपको वेरीफाई करना है वेक्टर ए के लिए डेल क्रॉस ए डीवी इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ए क्रॉस डीएस और माइनस साइन बाहर है। ठीक है, आप जानते ही हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल मतलब बेसिकली आप जानते हैं क्लोज सरफेस वॉल्यूम कंटेन करती है। ठीक है, तो दोनों साइड को आपको इक्वल यहां पर प्रूव करके दिखाना है। देखिए, ना तो ये डाइवर्जेंस थ्योरम है ना ही ये स्टोक्स थ्योरम है, आपको अच्छे से पता है। तो यहां पर कुछ अलग ही वेक्टर क्वांटिटी है हमारे पास, कुछ अलग ही रिलेशनशिप है जिसे हम यहां पर प्रूफ करेंगे। तो देखते हैं प्रूफ करके, और फिर आपके लिए लाइक का फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो आप समझिए, यहां पर अगर हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ करने के लिए जाएं तो सबसे पहला हमारा टारगेट क्या होगा, डेल क्रॉस ए अचीव करना। देखो, इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए मैंने इंटेंशनली रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ही कंसीडर किया है ताकि जो फॉर्मुलेज हैं वो आपको याद रहें। काफी इजी फॉर्मुले होते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के, हम जानते ही हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे डेल क्रॉस ए, तो डेल क्रॉस ए मतलब कर्ल ऑफ ए क्या होता है हमारा, ए एक्स ए वाई ए जेड, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, और उसके बाद आपका होता है कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए वाई एंड कैपिटल ए जेड। आप देखो कैपिटल ए एक्स कितना गिवन है आपको, 5x² y, कैपिटल ए वाई कितना गिवन है, 3xy², और कैपिटल ए जेड 0 है क्योंकि आप देख सकते हो स्मॉल ए जेड का कोई टर्म नहीं है, तो यहां पर आप मेंशन कर दोगे 0। तो यहां से अब हम क्या अचीव कर लेंगे, डेल क्रॉस ए कर्ल ऑफ ए। तो आप देखो क्या आएगा, अगर मैं रो वाइज ओपन कर दूं इसे, फर्स्ट रो के हिसाब से अगर मैं ओपन करता हूं तो आप देखो ax, तो दिस इंटू दिस 0, फिर ये भी आपका 0 होगा क्योंकि z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है, और डिफरेंशिएशन किसका कर रहे हो, x और y का। तो आपको पता ही है पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो x और y दोनों क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, तो ये आपका पूरा 0 हो जाएगा। उसके बाद माइनस ए वाई, तो दिस इंटू दिस 0, फिर से आप देखो z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 0, फिर प्लस ए जेड, और अब देखते हैं क्या आएगा। आप देखो इस बार आपको रिजल्ट मिलने वाला है दोनों साइड से, तो डेल बाई डेल एक्स 3xy², तो यहां पर आपका x का डिफरेंशिएशन होगा, 3 और y दोनों कांस्टेंट रहेंगे, तो x का x के रेस्पेक्ट में 1, तो क्या बचेगा 3y² माइनस डेल बाई डेल y दिस, तो 5 कांस्टेंट है और x कांस्टेंट है, और y का y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 1, तो कितना बचेगा आपका 5x²। ये आपका ओवरऑल आंसर निकल कर आ रहा है। तो डेल क्रॉस ए कितना आ गया, 3y² माइनस 5x² इंटू ए जेड। तो यहां पर डेल क्रॉस ए अचीव कर लेने के बाद आप देखो डेल क्रॉस ए का आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। एक्स वाई जेड सबकी लिमिट्स हमारे पास हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, काफी इजी कैलकुलेशन है। लेफ्ट हैंड साइड बहुत इजी है, मेन ना राइट हैंड साइड में कैलकुलेशन लेंदी होगा जिसे हम डिस्कस करेंगे। तो आप देखो यहां पर कितना हो जाएगा, अगर आप डेल क्रॉस ए डीवी परफॉर्म करते हो तो डेल क्रॉस ए आप मेंशन कर सकते हो यहां पर 3y² माइनस 5x² और dv। तो बेसिकली dv क्या होता है आपका, dv आपका होता है dx dy dz, ये हमें अच्छे से पता ही है। तो आप यहां पर क्या मेंशन कर दोगे, dx dy dz। तो यहां पर
जो आपका फॉर्मूला था ना डीवी का, वो तो मैंने मेंशन कर दिया, लेकिन आप एक बात और ध्यान से समझो। वो क्या है कि जो आपका डीवी है, डीवी क्या है आपका? डीवी आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर नहीं होता है। हमें पता है कि जो डिफरेंशियल वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? dx dy dz। ये पॉइंट आपको अच्छे से पता है। लेकिन आप यहां पर समझो कि जो डेल क्रॉस ए है, कर्ल ऑफ ए, वो आपका क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो आप लास्ट में यहां पर क्या मेंशन कर दोगे? ए जेड। मतलब ये जो ओवरऑल आंसर आने वाला है वो एक वेक्टर क्वांटिटी आने वाला है। ठीक है ना, हम जानते ही ना वेक्टर इंटू स्केलर, आपका आंसर क्या आएगा? वेक्टर ही आएगा। तो ए जेड आप भूलना नहीं, ए जेड आपका हमेशा रहेगा। तो यहां से अब आप समझो, आपको वॉल्यूम इंटीग्रेशन करना है, मतलब ट्रिपल इंटीग्रेशन करोगे। x की लिमिट आपकी क्या है? 0 से 2, y की लिमिट आपकी क्या है? -1 से 1, और z की -5 से +5। तो यहां पर अब अगर आप समझोगे इसे, तो z का तो कोई टर्म है नहीं, तो आप इसे dz को z लिख सकते हो और लिमिट यहां पर मेंशन कर सकते हो। लेकिन उसके पहले एक और टास्क आप कर सकते हो कि यहां पर आप देखो दो अलग अलग टर्म हैं, तो पहले दोनों को आप सेपरेट कर लो। तो यहां से कितना हो जाएगा? देखो, ट्रिपल इंटीग्रेशन 3y² dx dy dz, और उसके बाद माइनस ट्रिपल इंटीग्रेशन 5x² dx dy dz, और यहां पर आप क्या मेंशन करोगे? डायरेक्शन az। लिमिट्स आपको पता ही है, मैं बार बार मेंशन नहीं कर रहा हूं। तो उसके बाद जैसा मैंने बोला z का कोई टर्म नहीं है, तो dz का क्या हो जाएगा? z हो जाएगा। तो यहां पर आप सॉल्व कर लो। अब देखो 3 कांस्टेंट है, उसके अलावा जब dz का z होगा तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट मींस 5 माइनस ऑफ -5 मतलब 10, तो 3 इंटू 10 हो जाएगा ये। फिर आप देखो यहां पर x का भी कोई टर्म नहीं है, तो जब x का कोई टर्म नहीं है तो dx का क्या हो जाएगा? आपका x, और लिमिट क्या है? 0 से 2, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब क्या बचेगा? इंटू 2। उसके बाद आप देखो y² का क्या हो जाएगा? y³/3, लिमिट क्या है आपकी? -1 से +1। तो यहां से जब आप +1 पुट करोगे तो 1/3 आएगा, और जब -1 पुट करोगे तो लोअर लिमिट का भी एक माइनस आएगा, और -1 पुट करोगे ना तो क्यूब है तो एक और माइनस आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा? 1/3 + 1/3, आंसर क्या होगा? 2/3। ठीक है, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। आप देखो 5 dz का कितना हो जाएगा? 10। फिर यहां पर y का कोई टर्म नहीं है, तो dy का क्या होगा? y, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 2। फिर x का क्या हो जाएगा? x³/3, लिमिट क्या है? 0 से 2, और डायरेक्शन आपका क्या होगा? az। इसके बाद अब हम फुल एंड फाइनल आंसर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 30, 60, और 60 इंटू 2/3, यही था ना हम लोगों का, ये 2/3 था, तो 60 इंटू 2 कितना होगा? 120/3, कितना हो गया? 40। उसके बाद यहां देखो आप, ये हो जाएगा 50 इंटू 2 100, और उसके बाद ये कितना होगा? देखो आप जब अपर लिमिट पुट करोगे तो 8/3 होगा आपका, ये लोअर लिमिट तो 0 ही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? 100 इंटू 8, दैट मीन्स 800/3 हो जाएगा। ये पॉइंट क्लियर? और डायरेक्शन क्या है आपका? डायरेक्शन है az। तो यहां पर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो 120 माइनस 800 मतलब -680, तो -680/3 az, ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें अब यहां पर इस तरीके से भी कैलकुलेट करना होगा और प्रूफ करना होगा कि दोनों आंसर आपके इक्वल हैं। तो इस पूरे के पूरे कैलकुलेशन में जो एक पॉइंट मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, वो पॉइंट आपके लिए ये होगा कि आपको ये पॉइंट अंडरस्टैंड करना होगा कि ये जो आपका डेल क्रॉस ए है वो वेक्टर था, डीवी आपका स्केलर था, दैट्स व्हाई आंसर जो है वो आपका वेक्टर आया है। आप देख सकते हो डायरेक्शन ए जेड यहां पर मेंशन है। पॉइंट समझ में आ गया? तो अब हम यहां पर सेकंड तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अब आप लोग यहां पर ध्यान से देखो, अब हमारा टारगेट क्या है? -a क्रॉस ds, क्लोज इंटीग्रल a क्रॉस ds, ये हमें अब यहां पर सॉल्व करना है। तो माइनस साइन बाद में लगा लेंगे, पहले हम a क्रॉस ds अचीव करने की कोशिश करते हैं। आप यहां पर एक पॉइंट समझो, मैंने आपको डाइवर्जेंस थ्योरम बहुत बार पढ़ाया हुआ है, वहां पर भी हम क्लोज सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं, आपको याद होगा। बहुत अलग है उस चीज से, लेकिन फिर भी
वो जो कंसेप्ट है ना वो कहीं ना कहीं यहां पर वापस से यूज होने वाला है। अगर आपको यहां पर क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैलकुलेट करना है, क्लोज्ड है, आप इस बात को समझना, तो यहां पर एक्चुअल में आपको यह समझना होगा कि आपको एक से ज्यादा बार इंटीग्रेशन करने पड़ेंगे। और बेसिकली अगर आपको डाइवर्जेंस थ्योरम की प्रॉब्लम याद हो तो यहां पर आपको टोटल 6 टाइम्स इंटीग्रेशन परफॉर्म करने पड़ेंगे क्योंकि क्लोज्ड इंटीग्रेशन है, ठीक है ना। एक बार आपको x इक्वल टू 0 सरफेस के लिए करना होगा, फिर x इक्वल टू 2 के लिए वही कंसेप्ट, लोअर लिमिट वाला फिर अपर लिमिट वाला, सेम y इक्वल टू -1, देन y इक्वल टू 1, z इक्वल टू -5 एंड देन z इक्वल टू 5। तो यहां पर हम 1 बाय 1 कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। पहली सरफेस मैं कंसीडर कर रहा हूं x इक्वल टू 0 वाली सरफेस। थोड़ा लेंथी कैलकुलेशन होगा लेकिन आप समझ जाओगे बहुत आराम से, बहुत ईजी है। तो यहां से ds आपका क्या हो जाएगा, dy dz ax माइनस, आपको आई होप अब कंसेप्ट क्लियर होगा। मैंने क्या सिखाया, हमेशा आपको जब भी आप लोअर लिमिट लेते हो तो उस समय आपको डायरेक्शन क्या लेके चलना है, माइनस। और अगर x इक्वल टू 0 है मतलब x कांस्टेंट है तो चेंज क्या क्या हो रहे होंगे, y और z, दैट्स वाई dy dz। और मैंने क्या सिखाया है, डायरेक्शन क्या होगा, जो कांस्टेंट होगा, तो डायरेक्शन ax। माइनस साइन क्यों लिए डायरेक्शन में, क्योंकि लोअर लिमिट थी। सेम है सब कुछ जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं। तो यहां से अब अगर आप देखोगे आपका टारगेट है a क्रॉस ds अचीव करने का। तो a क्रॉस ds अगर आपको अचीव करना है तो आप देखो क्रॉस प्रोडक्ट में ax क्रॉस ax कितना होता है आपका, 0। सेम का क्रॉस प्रोडक्ट 0 होता है, डॉट नहीं होता 0 लेकिन क्रॉस 0 होता है। और ध्यान रखना क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b और b क्रॉस a इक्वल नहीं होता है। तो a क्रॉस ds बोला है तो पहले a फिर ds, ये ध्यान रखना। उसके बाद आप देखो ay क्रॉस ax, तो ay क्रॉस ax कितना होता है आपका, ये आपको आइडिया होना चाहिए। देखो ये होता है आपका माइनस az, पॉइंट समझ में आ रहा है। ax क्रॉस ay होता है az और ay क्रॉस ax होता है माइनस az। तो यहां पर होगा क्या कि जब आप क्रॉस प्रोडक्ट परफॉर्म करोगे तो आंसर क्या हो जाएगा, देखो ay क्रॉस ax माइनस az हो जाएगा, एक और माइनस साइन है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आंसर आपका बनेगा 3x y स्क्वायर dy dz। ये आपकी पहली सिचुएशन आएगी और डायरेक्शन क्या हो जाएगा आपका az। क्लियर हो गया अच्छे से आपको। तो यहां पर a क्रॉस ds का हमें क्या परफॉर्म करना है, इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन है इसलिए ऐसा हमें 6 बार करना होगा और सबको ऐड करना होगा। तो यहां से जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे a क्रॉस ds का तो डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, 3 कांस्टेंट है आउटसाइड और यहां पर x y स्क्वायर। अब आप देखो dy dz है तो यहां पर आप dy dz लिखोगे और यहां पर भी डायरेक्शन रहेगा आपका। डायरेक्शन क्यों रहेगा आप खुद सोचो, आप क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो दो वेक्टर का, बेसिकली a भी वेक्टर है ds भी वेक्टर है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर ही होता है तो डायरेक्शन तो आएगा ही आएगा। तो उसके बाद लिमिट क्या क्या है, देखो x की है 0 से 2, y की है, बेसिकली x की तो आपको पुट ही नहीं करनी है, आपको तो y और z की पुट करनी है ना। तो आपकी y की कितनी है, y की है आपकी -1 से लेकर +1 और z की कितनी है -5 से लेकर +5। पॉइंट समझ में आ गया, आप देख सकते हो dy dz था आपका। क्लियर। सो यहां पर अब आप देखो कितना आंसर हो जाएगा 3। आप देखो यहां पर x जो है 0 पर कांस्टेंट है तो क्या हमें कुछ भी करने की जरूरत भी थी, क्या हमें ये टर्म भी लिखना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। जब आपका x 0 पर कांस्टेंट है तो a क्रॉस ds की वैल्यू ही क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आगे कुछ सोचना ही नहीं था हमें, सीधा सीधा आपका आंसर क्या लिख देना चाहिए था हमें, 0। समझ में आ गया पॉइंट। अब आप देखो सेकेंड आपका क्या है, x इक्वल टू 2। तो जब आप x इक्वल टू 2 पुट करोगे तो यहां पर जो ds है आपका वो कितना हो जाएगा, dy dz ax। आपका डायरेक्शन इस बार क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि अपर लिमिट आपने पुट की है। और इसके बाद a क्रॉस ds की वैल्यू यहां पर आप फिर से ध्यान से देखो, ax क्रॉस ax 0, ay क्रॉस ax होगा -az। चूंकि यहां पर पहले से कोई माइनस है नहीं, यहां पर था इसलिए माइनस माइनस प्लस हो गया था, यहां पर कोई है नहीं इसलिए माइनस साइन बच जाएगा आपका।
तो क्या मिलेगा, -3xy² dy dz और az। ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहां पर अब आप कैलकुलेशन परफॉर्म करोगे। इस बार करना होगा क्योंकि इस बार आपका x जो है वो 2 पर कांस्टेंट है। तो देखो -3 इंटू 2 -6, इसको आप डायरेक्टली आउटसाइड कर दोगे तो a क्रॉस ds इक्वल टू क्या हो जाएगा, -6 आउटसाइड, फिर डबल इंटीग्रेशन होगा, az आपका डायरेक्शन है और क्या क्या है, y² dy dz, y की लिमिट -1 से 1, z की -5 से 5। यहां पर आप देखो z का कोई टर्म नहीं है, z का कोई टर्म नहीं है तो dz का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर क्या होगा 10। तो यहां से -60 हो जाएगा, ये -6 क्रॉस 10। और इसके बाद आप देखोगे y² का आपका कितना हो जाएगा, y³ डिवाइडेड बाय 3 और लिमिट आपकी क्या होगी, -1 से 1। तो यहां पर हम ओवरऑल आंसर जो है वो मेंशन कर देते हैं। आप देखो -1 से 1 है तो अपर लिमिट में 1/3 आएगा, माइनस लोअर लिमिट वो आ जाएगा, आप देखो कितना आएगा, -1/3। तो माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा आंसर, 2/3। तो 60 इंटू 2 120/3, मतलब आंसर क्या होगा, -40। ये आपको यहां पर क्लियर होगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया है -40। अब हम यहां पर थर्ड आंसर कैलकुलेट करेंगे। थर्ड आंसर है y इक्वल टू -1। तो जब आप यहां पर y इक्वल टू -1 की बात करते हो, मतलब y कांस्टेंट है, तो आपका ds क्या हो जाएगा, ds आपका हो जाएगा यहां पर dx dz ay, और सामने आएगा माइनस साइन क्योंकि आपने लोअर लिमिट ली है। और यहां पर अब अगर आप a क्रॉस ds निकालोगे तो a क्रॉस ds, ध्यान देना एक बार, ax क्रॉस ay ये होता है प्लस az और ay क्रॉस ay 0 होता है। तो ax क्रॉस ay प्लस az होगा, माइनस साइन पहले से है तो माइनस रहेगा, और ax क्रॉस ay है तो ये वाला टर्म आएगा 5x² y dx dz। तो यहां से अब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करोगे। एक बात ध्यान रखना, y की वैल्यू किस पर कांस्टेंट है, -1 पे। तो जैसे ही आप y की वैल्यू -1 पुट करोगे, कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो आप पहले से पुट कर सकते हो, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और +5 आपका बाहर आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, x² dx dz, डबल इंटीग्रेशन होगा, x की लिमिट है 0 से 2 और z की है -5 से +5। तो यहां से a क्रॉस ds का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, देख सकते हो आप। फिर से देखो z का कोई टर्म नहीं है तो dz का क्या होगा, z अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट मतलब 10। तो आंसर होगा इसका 50 और ये हो जाएगा x³/3, x² का लिमिट कहां से कहां तक है, 0 से 2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, देखो आप, ये आंसर आपका निकल कर आ जाएगा यहां पर 50 और 2 का क्यूब 8, तो 50 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 400/3। तो ये आपका आंसर आएगा यहां पर 400/3। ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपने यहां पर थर्ड आंसर भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमारा टारगेट होगा फोर्थ आंसर का। तो फोर्थ आंसर देखो आप क्विकली कर सकते हैं, क्यों, y इक्वल टू +1 के लिए होगा। आपको पता है ds का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, dx dz ay, a क्रॉस ds क्या हो जाएगा आपका, यहां पर आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा 5x² y dx dz। ठीक है ना, बस साइन चेंज कर दो, लोअर लिमिट का निकाल दिए तो अपर लिमिट में सिर्फ साइन ही तो चेंज करना है। फिर यहां पर देखो y की वैल्यू जो है वो 1 पे कांस्टेंट है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1 का 1 ही रह जाएगा, तो ये आपका 5x² ही रहेगा। ठीक है, 5x² dx dz आप देख सकते हो यहां पर अच्छे से। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर कोई डाउट हो। y की वैल्यू 1 थी तो ds अपर लिमिट लिए थे तो आपने ds का डायरेक्शन पॉजिटिव लिया, फिर जब a क्रॉस ds किए तो ax क्रॉस ay प्लस az होता है, तो आंसर आपका प्लस में आया। फिर y की वैल्यू भी यहां पर 1 ही है तो आंसर प्लस में ही रहेगा। और यहां पर भी देखो, यहां पर भी आंसर प्लस में आया था क्योंकि पहले तो माइनस में था, लेकिन y की वैल्यू -1 पुट करने के बाद आंसर प्लस में हो गया था। इसका मतलब क्या है कि आपका सेम आंसर आएगा।
सेम आंसर कितना हो जाएगा इसका, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, 400/3 सेम आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये आपके अभी तक के 4 आंसर कैलकुलेट हो गए हमारे। तो ये जो 4 आंसर कैलकुलेट हुए हैं ना, इनको हम एक साइड में अभी लिख देते हैं। क्या क्या आंसर है हमारा, 0, फिर आगे क्या है -40, फिर +400/3 +400/3। ठीक है, और अब मैं इन सबको क्लीन कर देता हूं। यहां तक क्लियर? अब आप देखो 5th, तो जो आपका 5th कैलकुलेशन होगा वो होगा किसके लिए, z इक्वल टू -5। तो z है तो आपका क्या हो जाएगा, ds हो जाएगा dx dy az, और सामने आएगा माइनस साइन क्योंकि आपने लोअर लिमिट ली है। उसके बाद a क्रॉस ds। यहां पर अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहां पर दो टर्म आएंगे, क्यों, ax क्रॉस az भी 0 नहीं होगा और ay क्रॉस az भी 0 नहीं होगा। तो ax क्रॉस az क्या होता है, -ay। मैंने आपको सिखाया हुआ वेक्टर अलजेब्रा ना, पूरा पूरा क्रॉस प्रोडक्ट आपको आता है। तो ax क्रॉस az होता है -ay। तो यहां पर देखो पहले से एक माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो क्या लिखोगे, 5x² y, और यहां पर क्या मेंशन करोगे, ax क्रॉस az क्या था आपका, -ay, माइनस माइनस प्लस हो चुका है। इसके बाद ay क्रॉस az ये होता है आपका +ax। तो यहां पर माइनस साइन है तो आंसर माइनस में आएगा। तो यहां पर आप ये भी मेंशन करोगे ना dx dy, तो इसे भी आप मेंशन कर दो dx dy, और यहां पर आपका क्या था, ay। इसके बाद जो हम इसका डिस्कशन कर रहे थे ay क्रॉस az, ये कितना था, ax, तो माइनस में आंसर आएगा क्योंकि माइनस साइन है, 3xy² dx dy ax। तो ये आपका आंसर जो है वो आपको मिलेगा। यहां तक पॉइंट क्लियर है, सिचुएशन पूरी समझ में आ गई। उसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो दो अलग अलग टर्म है तो हम दो अलग अलग बार कर लेते हैं इंटीग्रेशन। आप देखो कितना आंसर आएगा, 5। फिर यहां पर आप देखो z इक्वल टू -5 है। एक बात ना थोड़ा ध्यान से समझना, हमें ये कैलकुलेट करने की एक्चुअल में जरूरत नहीं पड़ेगी। आप देखो ये पूरा टर्म में कहीं पर भी z नहीं है, आपको दिखाई दे रहा है, तो z इक्वल टू -5 तो यहां कहीं भी पुट होगा नहीं। अब आप देखो एक बार 6th कैलकुलेशन, z इक्वल टू क्या होता आपका, 5 होता। ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? सो यहां पर आप देखो जब z इक्वल टू 5 के लिए करते हैं तो ds क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ये पॉइंट समझ में आ गया आपको? इसके बाद अब आप देखो आपका जो a क्रॉस ds है वो कितना होता, ax क्रॉस az ये होता -ay। तो यहां पर ये चूंकि आपका प्लस में है और ax क्रॉस az -ay होता है तो आंसर माइनस में आ जाएगा। तो -5x² y dx dy ay। ठीक है, उसके बाद देखो ay क्रॉस az ये होता है आपका +ax, और यहां पर प्लस ही है तो प्लस में आंसर आएगा आपका 3xy² dx dy ax। यहां पर मैंने क्यों बोला कि आपको कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक्चुअल में ये दोनों जगह पे ही z की वैल्यू आप पुट कर ही नहीं सकते क्योंकि z पे डिपेंड ही नहीं कर रहा a क्रॉस ds। तो यहां पे आप देखो जो पहली बार जो केस नंबर 5 में आपको a क्रॉस ds मिला है, देखो आपको dx dy दिख रहा होगा, केस नंबर 6 में भी dx dy दिख रहा होगा। वैसे आप समझ ही चुके होंगे मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों जगह आपको x और y के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन करना है। x और y की लिमिट दोनों जगह सेम रहने वाली है, 5th केस और 6th केस में। यहां पर अगर आप देखोगे तो a क्रॉस ds पे 5x² y dx dy ay प्लस में है, और नीचे देखो सेम चीज माइनस में है। ठीक है, ऊपर देखो जो चीज माइनस में है नीचे सेम चीज प्लस में है। कहने का मतलब क्या है कि जब दोनों आंसर निकालोगे ना, एक प्लस में आएगा एक माइनस में आएगा, दोनों आंसर कैंसल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां से इसको आपको करने की कोई रिक्वायरमेंट थी ही नहीं, ये आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। तो जो ओवरऑल आंसर निकल कर आएगा आपका वो कितना आएगा, देखो अब 800/3 -40। ठीक है, तो यहां से अगर आप एलसीएम ले लो तो 800 - 120 ये हो जाएगा 680/3, और काफी लेंथी कैलकुलेशन हो गया। जहां तक मुझे याद है उसका भी -680/3 आया था। यस, जो हमारा ये वाला साइड था उसका आया था -680/3।
इसका आ गया प्लस 680/3। लेकिन देखो ना, हमें प्रूफ तो ये करना है ना, डेल क्रॉस ए डीवी इज इक्वल टू माइनस क्लोज इंटीग्रल ए क्रॉस डीएस। तो देखो हमारा क्लोज इंटीग्रल ए क्रॉस डीएस कितना आया है, 680/3 आया है। क्लोज इंटीग्रल का मतलब क्या था कि अलग अलग ओपन इंटीग्रल को ऐड कर दो, तो हमने सभी को ऐड कर दिया। आप देख सकते हो हमने आराम से आंसर वेरीफाई कर लिया। पॉइंट समझ में आ गया। तो ये आपकी यहां पर फर्स्ट प्रॉब्लम थी। यहां पर मैं एक और प्रॉब्लम डिस्कस करूंगा, काफी छोटी प्रॉब्लम होगी लेकिन काफी इंपॉर्टेंट होती है, जो मैं प्रॉब्लम डिस्कस करने वाला हूं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस प्रॉब्लम को भी आप अच्छे से समझ लो। नाउ जो आपकी सेकेंड प्रॉब्लम है उसमें आपको गिवन है कि जो वेक्टर ए है वो इररोटेशनल वेक्टर है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। आप देख सकते हो यहां पर आपको अल्फा बीटा और यहां पर गामा दिखाई दे रहा होगा। गामा और वाई में बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, मैंने बिल्कुल दोनों अलग तरीके से बनाया। देखो ये वाई है और ये गामा है। तो वेक्टर ए जो है वो इररोटेशनल वेक्टर है। तो आपको पता है इररोटेशनल का मीनिंग क्या होता है ना, हमने थ्योरी में पढ़ रखा है। इररोटेशनल मीनिंग क्या होता है आपका, डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू 0। दैट मींस कर्ल ऑफ ए अगर 0 होता है तो इररोटेशनल होता है। सोलेनॉइडल कब होता है, जब डेल डॉट ए 0 होता है, डाइवर्जेंस ऑफ ए 0 होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम एग्जाम में काफी पॉपुलर होती है। तो यहां पर डेल क्रॉस ए आपको फॉर्मूला पता ही है, कर्ल ऑफ ए का आप वैल्यूज रख दो। तो फर्स्ट रो सेकेंड रो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। इसके बाद अब अगर आप देखोगे थर्ड रो, तो जो आपकी थर्ड रो है वो क्या होगी, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई और कैपिटल ए जेड। तो कैपिटल ए एक्स कितना है, अल्फा एक्स वाई प्लस बीटा जेड क्यूब। कैपिटल ए वाई कितना है, 3x का स्क्वायर माइनस गामा जेड, और कैपिटल ए जेड 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। तो ये आपने यहां पर सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दी। अब बस आपको इसे इक्वल टू क्या परफॉर्म करना है, 0। तो डिटर्मिनेंट ही तो है, काफी इजी है, बस निकाल लेते हैं। तो देखो अगर मैं फर्स्ट रो वाइज ओपन करूं तो कितना हो जाएगा ax, तो कितना होगा देखो डेल बाई डेल y। तो जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो x और z तो कांस्टेंट होंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो उनका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। y का y के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, -1। फिर डेल बाई डेल z, तो माइनस साइन दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस होता है ना। तो जब z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 3x स्क्वायर कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा। और माइनस गामा z का, तो गामा भी कांस्टेंट ही होगा जब आप z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो। तो z का क्या हो जाएगा, 1 होगा। तो आंसर क्या बचेगा यहां पर, माइनस गामा, और एक माइनस साइन पहले से है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस गामा। इसके बाद माइनस ए वाई, यहां पर देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या बचेगा, 3z का स्क्वायर, और फिर माइनस z के रेस्पेक्ट में जब करोगे तो ध्यान से देखो अल्फा एक्स वाई ये पूरा 0 हो जाएगा, और ये क्या बचेगा, z क्यूब का 3z स्क्वायर, तो बचेगा आपका 3 बीटा z स्क्वायर। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है। आप देखो आपने क्या किया, दिस इंटू दिस किया तो y का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और आपको मिला क्या, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया तो मिला 3z का स्क्वायर। फिर आपने क्या किया, माइनस दिस इंटू दिस, तो ये 0 हो गया, बीटा z क्यूब का आपको ये मिल गया। फिर लास्ट प्लस ए जेड, तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। तो जब x के रेस्पेक्ट में करोगे तो कितना आएगा आपका 6x, ये तो 0 हो जाएगा। फिर माइनस y के रेस्पेक्ट में करना है तो बीटा z क्यूब 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट में है, अल्फा एक्स कांस्टेंट होगा, y का y के रेस्पेक्ट में क्या होगा, 1, तो बचेगा माइनस अल्फा एक्स, और इक्वल टू आपका क्या है, 0 है। ये पॉइंट यहां पर आपको अच्छे से क्लियर हो पा रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यहां पर आप ध्यान से देखो, यहां पर हमें इक्वल टू 0 दिया है ना, ये बात आप ध्यान रखना। इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है, जब भी इस तरह का वेक्टर क्वांटिटी आपको गिवन हो और इक्वल टू 0 लिखा हो, इसका मतलब यह होता है कि जो x कंपोनेंट है वो भी 0 है, जो y का कंपोनेंट है वो भी 0 है, और जो z डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो भी 0 है। मतलब बोलने का मतलब क्या है, इक्वल टू 0 का मतलब यह है 0ax, मैं आपके लिए लिख के भी दिखा देता हूं, प्लस 0ay प्लस 0az। ये सिचुएशन होती है, मतलब ये कंपोनेंट भी 0 होगा, ये भी 0 और ये भी 0। तो यहां पर
-1 प्लस गामा 0, तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये आपका पहला आंसर आ गया। उसके बाद आप देखो ये भी 0 होगा, तो 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बीटा z स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 1। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट देखो आप ये वाला टर्म, इसमें अगर आप देखते हो तो 6x माइनस अल्फा एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहां से अगर आप देखोगे तो 6x इज इक्वल टू अल्फा एक्स, तो यहां पर क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 6। क्लियर हो गया अच्छे से। यहां पर एक बात केयरफुल रहना आप लोग, जैसे कि ये जो लास्ट की दो सिचुएशन थी, वैसे तो हमारा आंसर आ गया है, यही फाइनल आंसर है, लेकिन जो लास्ट की दो सिचुएशन थी उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहना। 6x माइनस अल्फा एक्स जैसे लिखा है आपको, मैं आपको थोड़ा सा यहां पे साइड में समझा देता हूं ये पॉइंट जो मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां से आप क्या कर सकते थे, x कॉमन ले सकते थे, तो आपको क्या बचता, 6 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x भी 0 हो सकता था और 6 माइनस अल्फा भी 0 हो सकता था। पॉइंट समझ में आ रहा है ना। तो ये बातें आप ध्यान रखना, यहां पर हमें अल्फा बीटा गामा निकालना था, तो हमने 6 माइनस अल्फा को इक्वल टू 0 ले लिया। और वैसे भी अगर आपके x 0 हो जाएं, और एक तरह से अगर आप देखोगे यहां पर सेम सिचुएशन आपकी यहां पर बनती, आप देखो 3z स्क्वायर माइनस 3 बीटा z स्क्वायर इक्वल टू 0 करते अगर आप, तो यहां से 3z स्क्वायर आपका कांस्टेंट आता, मतलब कॉमन आ जाता, और यहां पे क्या बचता 1 माइनस आपका बचता बीटा। तो या तो z स्क्वायर 0 होता या तो 1 माइनस बीटा 0 होता। तो यहां से आप बोल सकते थे कि आपको बीटा निकालना था, तो आपने 1 माइनस बीटा को इक्वल टू 0 कर दिया, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो यहां पर आपका आंसर क्या है, अल्फा 6 बीटा 1 और गामा 1। तो ये आपकी प्रॉब्लम थी इररोटेशनल वेक्टर के ऊपर। तो आई होप ये प्रॉब्लम भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।